गुजरात एटीएस ने शमा परवीन नाम की जिस महिला को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है, उसे लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। उसका कनेक्शन अल जवाहिरी के गुर्गे तक हो चुका है और अब जांच एजेंसियों के सामने चुनौती ये है कि शमा ने अब तक कितनों का ब्रेन वॉश किया है। ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय एजेंसीज के सामने है। हमेशा हिजाब में रहने वाली शमा परवीन फिलहाल एटीएस के सवालों का सामना कर रही है। लेकिन जांच एजेंसी के लिए चुनौती ये पता लगाना है कि शमा परवीन ने अपनी कट्टरपंथी सोच के जाल में कितनों को फंसाया है। गुजरात एटीएस के मुताबिक शमा परवीन भारत में अल-कायदा का जाल फैलाने में जुटी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक शमा परवीन अल जवाहिरी के गुर्गों के संपर्क में थी और वो मौलाना असीम उमर से भी प्रभावित थी। असीम अल-कायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंटल का सरगना था। शमा परवीन मौलाना के भड़काऊ बयानों को पोस्ट करती थी। वो मासूम लोगों को वीडियो दिखाकर ब्रेन वॉश करने के काम में लगी थी। एटीएस को पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी कंटेंट फैलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश मिले थे। इसी के तहत एक खास टीम बनाई गई जिसने स्ट्रेंजर ऑफ नेशन और स्ट्रेंजर ऑफ द नेशन 2 नाम के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को ट्रेस किया। इन अकाउंट से लगातार आतंकी विचारधारा फैलाई जा रही थी। वहीं शमा के गुजरात एटीएस के गिरफ्त में आने के बाद झारखंड पुलिस शमा के कोडरमा वाले घर में पहुंची और अब वो आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है। साल 2019 में पिता की मौत के बाद शमा परवीन का पूरा परिवार बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया। लेकिन शमा परवीन शुरू से ही इस्लामी सोच की लड़की थी और बुर्का में रहना ज्यादा पसंद करती थी। हमारे चचा का डेथ हुआ था, उसके बाद वो यहाँ से मूव कर गए थे वो लोग बेंगलोर के लिए। हमेशा मतलब रिजर्व रहती थी, ऐसा कुछ मामला नहीं था कभी भी। एक बहन उसकी साइंटिस्ट है, भाई लोग वो शायद हमको लगता है कोलकाता में रहती है। भाई लोग भी सब जॉब करता है, प्राइवेट जॉब में है। काफ़ी अच्छा फैमिली है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसा मामला हुआ है। बाकी जो भी है अपना इंक्वायरी हो रहा है, तो अब इसको गलत तो हम नहीं बोल सकते हैं, समझे। लेकिन ऐसा कभी कुछ लगा नहीं था, समझे। बहरहाल गुजरात एटीएस ने कार्रवाई करते हुए शमा से पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब बारी है इन सभी से सवालों की और जवाबों की कड़ियों को जोड़ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। 17 साल के बाद मालेगांव ब्लास्ट में फैसला। एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी बरी। प्रज्ञा ठाकुर बोली, मुझे अपने ही देश में कहा गया आतंकी। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले पर उठे सवाल। ओवैसी ने पूछा, जानबूझकर नहीं की गई सही जांच। अखिलेश ने उठाए सवाल। राहुल ने कोर्ट के फैसले पर चुप्पी साधी। मालेगांव ब्लास्ट पर सीएम योगी का बयान। कहा, कांग्रेस ने सनातन को किया कलंकित, देश से मांगनी चाहिए माफी। बीजेपी ने कहा, कोर्ट के फैसले से सच सामने आ गया। भारत पर अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने के बाद विपक्ष के सवाल। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं आता देश चलाना। अखिलेश ने पूछा, ट्रंप से दोस्ती का क्या हुआ। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का ताजा बयान। कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भारत के साथ रूस क्या करता है, दोनों देशों की है मरी हुई अर्थव्यवस्था। चुनाव से पहले बिहार सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। 1 लाख आंगनवाड़ी सेविकाओं के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 11,000। स्मार्टफोन खरीदने के लिए दी गई मंजूरी। आधे हिंदुस्तान में आसमान से बरसी आफत। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। एमपी के खरगोन में खोले गए ओंकारेश्वर डैम के सभी 19 गेट। जम्मू में भारी बारिश को देखते हुए आज सभी स्कूल बंद। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद लगा लंबा जाम। कई इलाकों में भरा पानी। ग्रेटर नोएडा में भी कई सोसाइटी की बेसमेंट में पानी भर गया है। फिर रंग लाई जी न्यूज की मुहिम। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला सेमीफाइनल मैच रद्द। भारतीय खिलाड़ियों ने किया पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार। जी न्यूज ने पूछा था कि पहलगाम के कातिलों के साथ मैच क्यों। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फाइटर जेट F-35 क्रैश। नेवल एयर स्टेशन के पास विमान हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जी न्यूज।